जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जिन्हें हमने तैयार किया है आपके लिए और आपकी मेहनत के लिए, जिससे आप 9 अप्रैल को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और ये हैं अभी 50 प्रश्न। अगले 50 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। तो दोस्तों, इन 50 प्रश्नों के लिए जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। राज्यसभा के सदस्य डैश की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों, पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्य डैश की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों, पूछ रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, अनुच्छेद 326। ठीक है, अनुच्छेद 326 ऐसा अनुच्छेद है दोस्तों जो वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो दोस्तों, पूछ रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश। ठीक है, तो यह आदेश है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसका सही उत्तर है दोस्तों, अधिकार परीक्षा। यह ऐसा आदेश है जो अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने सूचीबद्ध किए गए हैं? तो दोस्तों, पूछ रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 29 विषय। ठीक है, 29 विषय दोस्तों सूचीबद्ध किए गए हैं 11वीं अनुसूची के तहत भारतीय संविधान के। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, पूछ रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर होना चाहिए इसका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो ये पूछ रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जैसे लगेगा तो उसके लिए संसद के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2/3 सदस्यों की हस्ताक्षर दोस्तों। 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों ये समितियां, तो इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए दोस्तों, पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। तो पहला है दोस्तों, जो पहली समिति है वो है पंचायती राज की, तो वह है दोस्तों बलवंत राय मेहता। ठीक है,
बलवंत राय मेहता समिति प्रथम है, और उसके बाद है दोस्तों अशोक मेहता समिति सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों जीवी के राव, ठीक है, जीवी के राव समिति, और चौथा है दोस्तों LM सिंघवी समिति, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, पूछ रहा है, जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 ऐसा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो पूछ रहा है दोस्तों संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो वह कौन सा संवैधानिक अधिनियम है दोस्तों, पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, 42वां संशोधन अधिनियम ऐसा अधिनियम है दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है, तो दोस्तों पूछ रहा है भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 के तहत विधि का शासन निहित है दोस्तों अनुच्छेद 14 में, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है, तो उसको पूछ रहा है निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने के लिए संबंधित है, तो दोस्तों यह है दोस्तों संशोधन ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों इसका ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है दोस्तों 61वां संशोधन, ठीक है। 61वां संशोधन ऐसा संवैधानिक संशोधन है दोस्तों जो भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, दोस्तों पूछ रहा है भारत में मरुस्थल पर वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर में है दोस्तों, यह जोधपुर में, इसका सही उत्तर होगा जोधपुर, तो यह जोधपुर में स्थित है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दोस्तों पूछ रहा है वह कौन सा राज्य है भारत में जो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है दोस्तों भारत का जो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित वर्षों में से किस में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई है, दोस्तों पूछ रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1953 में, ठीक है, 1953 में हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का प्रयोग करेगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है, दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो वह कितना
वनों के अंतर्गत है। ठीक है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 21 पॉइंट होगा दोस्तों। ठीक है, 21.54%, 21.54% दोस्तों भूभाग यह है वनों के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती? तो वह कौन सा राज्य है दोस्तों जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती? तो दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड दोस्तों। ठीक है, नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है। तो दोस्तों पूछ रहा है भारत में जनसंख्या विस्फोट संबद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों, उच्च जन्म दर। तो उच्च जन्म दर भी है दोस्तों तथा उच्च मृत्यु दर से, ठीक है, यह संबंध है भारत जनसंख्या विस्फोट। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों पूछ रहा है भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 7516.6 किलोमीटर भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई है। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो दोस्तों पूछ रहा है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, झरिया। तो झरिया ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अंतःस्थलीय जलमार्ग, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न पूछ रहा है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों सभी आंसर मैं आपको बता रहा हूं, तो आप भी थोड़ा कष्ट करें और कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर अवश्य बताएं। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? तो दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? तो दोस्तों ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेलकर। दोस्तों काका साहेब कालेलकर थे पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति। तो अगला प्रश्न आपके सामने, नजला बोडेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई है? तो दोस्तों यह हुई है ऑप्शन नंबर डी, ट्यूनीसिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई है दोस्तों नजला बोडेन रमधाने। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों पूछ रहा है किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने दोस्तों हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है। ठीक है, तेलंगाना राज्य ने। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी
फिल निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी। तो दोस्तों पूछ रहा है विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जापान में। ठीक है, यह प्रदर्शनी आयोजित की गई थी दोस्तों जापान में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा रैंक है। तो दोस्तों पूछ रहा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 46वां रैंक है दोस्तों। ठीक है, 46वां रैंक है भारत का, नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है। तो दोस्तों पूछ रहा है FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इसका सही उत्तर है दोस्तों, तमिलनाडु, नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। दोस्तों पूछ रहा है ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है। तो दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, ई सोर्स। ई सोर्स इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ई सोर्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है। तो दोस्तों पूछ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से दोस्तों यह संबंधित है FI इंडेक्स। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है। दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन 100% यानी 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है। तो दोस्तों यह बना है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर ऐसा राज्य बना है दोस्तों, यह भुवनेश्वर दोस्तों जो है यह शहर बना है दोस्तों। ठीक है, जो जिसने कोविड-19 में 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है दोस्तों, भुवनेश्वर ने, उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है। तो दोस्तों पूछ रहा है स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है। तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सोन चिरैया। सोन चिरैया दोस्तों यह ब्रांड का नाम है दोस्तों। ठीक है, सोन चिरैया। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में लाया गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, 1978 में लाया गया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्ड का CEO किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों पूछ रहा है सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्ड का CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों इसका
ऑप्शन नंबर बी नकुल चोपड़ा को। ठीक है, बार्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद नकुल चोपड़ा को। ठीक है, नकुल चोपड़ा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट लॉन्च किया है? तो दोस्तों माई ई हॉट के बारे में दोस्तों पूछ रहा है, माई ई हॉट किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों इसका डी, HCL फाउंडेशन ने। ठीक है, HCL फाउंडेशन ने दोस्तों माई ई हॉट लॉन्च किया है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों, सत्या नडेला। ठीक है, सत्या नडेला को दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, सत्या नडेला को। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा तैरता और ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तैरता और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। दोस्तों पूछ रहा है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, HN बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा जी को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और यह उत्तराखंड के एकमात्र विभूति है दोस्तों, NH बहुगुणा। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों गलत होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ पंत को दोस्तों उत्तराखंड के ऐसे एकमात्र विभूति हैं दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत जी। ठीक है, इनको मिला है दोस्तों भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त हुआ है गोविंद वल्लभ पंत जी को, इसका बी होगा दोस्तों। ठीक है, ये गलत हो गया दोस्तों, सॉरी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष डैश में हुआ? दोस्तों पूछ रहा है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष डैश में हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था 1949 में। ठीक है, टिहरी विरासत का भारत संघ में विलीनीकरण 1949 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों पूछ रहा है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यह है काली नदी। ठीक है, काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, काली नदी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? दोस्तों पूछ रहा है, रम्माण उत्सव है दोस्तों, इसको विश्व विरासत में कब घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2009 में यूनेस्को द्वारा दोस्तों, यूनेस्को द्वारा 2009 में रम्माण उत्सव को विश्व विरासत घोषित किया गया था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? दोस्तों पूछ रहा है, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? तो यह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौलाराम। ठीक है, मौलाराम थे दोस्तों गणिका नाटक के लेखक। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक डैश के रूप में? दोस्तों पूछ रहा है, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक डैश के रूप में? तो दोस्तों यह है एक मूर्तिकार के रूप में। ठीक है, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक मूर्तिकार के रूप में, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? दोस्तों पूछ रहा है, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, 11 जनवरी 1948 को, 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी जी का निधन हुआ था, शहीद हुए थे दोस्तों
11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी जी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन को। ठीक है, कोपेनहेगन को दोस्तों सूचकांक 2021 में सुरक्षित शहर घोषित किया गया है दोस्तों, कोपेनहेगन को। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो दोस्तों पूछ रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद हैं दोस्तों, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? दोस्तों पूछ रहा है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो दोस्तों यह है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी को दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जीवित प्राणी का दर्जा दिया है, गंगा नदी को। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? दोस्तों पूछ रहा है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है ऑप्शन नंबर डी, कुणिंद शासक से। दोस्तों कुणिंद शासक से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है दोस्तों पुरोला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? दोस्तों पूछ रहा है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर सी, कालसी अभिलेख। ठीक है, कालसी अभिलेख दोस्तों उत्तराखंड का सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।